दस पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का इकाई 7 जिसका नाम है रासायनिक साम्य। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें किए थे कि किस प्रकार से रासायनिक जो साम्य होता है उसके लिए चिन्ह परिपाटी दिया जाता है। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और वो है आपका जो है रासायनिक साम्य की गणना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रासायनिक साम्य की गणना। वैसे प्रश्न तो नहीं पूछता है बट थोड़ा सा आप देख लो कैसा है। तो ये हम लोग करना है अभी रासायनिक साम्य की गणना। साम्य की क्या देखना है हमको, गणना देखना है। यहाँ पर रासायनिक साम्य की जो गणना है उसको यहाँ पर दो भागों में जो है बांट के इसको पढ़ा जाता है। एक होता है हमारा समांगी साम्यावस्था और एक होता है विषमांगी साम्यावस्था। यदि हम लोग पहले किसकी बात करते हैं, समांगी, अगर हम साम्यावस्था की बात करें, साम्यावस्था की बात करें तो समांगी जो साम्यावस्था होता है वो क्या होता है भाई। तो समांगी साम्यावस्था का मतलब होता है वह साम्यावस्था जिसमें अभिकारक और उत्पाद की जो भौतिक अवस्था होता है वो क्या होता है, हमारा समान होता है। वो हमारा क्या होता है, आपका समांगी साम्य कहलाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वह साम्य जिसमें अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान होता है क्या कहलाता है, हमारा समांगी साम्य कहलाता है। समांगी साम्यावस्था कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वह साम्य जिसमें अभिकारक और उत्पाद की भौतिक जो प्रवस्था होता है ये दोनों क्या होता है, आपका समान होता है। किसका, अभिकारक का और उत्पाद का जब भौतिक अवस्था क्या हो, समान हो, तो हमारा समांगी साम्यावस्था कहलाता है। और इस स्थिति में यहाँ पर जो है आपका जो साम्य स्थिरांक है उसका गणना दिया गया है। तो इसके लिए आपका दिया गया है, यदि यहाँ पर क्या होता है, Kc का मान Kp के क्या होता है, हमारा बराबर होता है, तो उस स्थिति में डेल n का मान क्या होता है, आपका 0 होता है। तो इस तरीक़े से इसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई हमारा यहाँ पर जैसे उदाहरण अगर लेते हैं तो उस स्थिति में आप जानते हैं Kp और जो Kc होता है उसमें क्या होता है, हमारा एक जो आदर्श गैस समीकरण होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर Pv बराबर क्या होता है, हमारा nRT। ये हमारा क्या होता है, आदर्श गैस समीकरण होता है। यदि हम क्या करते हैं, P को यहीं पर रखते हैं और हम जो है किसको पक्षांतरित कर देते हैं, अगर जो है V को इधर क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, तो n अपान क्या हो जाता है, V प्राप्त हो जाता है। साथ में क्या होता है, RT क्या होता है, प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर n अपान जो V होता है वो सांद्रता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब n अपान V की जगह हम क्या कर सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो हमारा मान क्या होता है, अंततः जो है यहाँ पर P इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाता है, CRT हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर P क्या करता है, दाब को प्रदर्शित करता है भाई। P क्या है हमारा, ये हमारा दाब होता है। C क्या होता है, हमारा सांद्रता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, सांद्रता को। अगर हम R की बात करें तो गैस स्थिरांक होता है ना। और T क्या होता है, हमारा केल्विन, अर्थात ताप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये हमारा क्या होता है, ताप होता है, जिसको हम लोग K से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम R की मान देखें तो यहाँ पर जो क्या होता है, जो R का जो मान होता है, ये R का मान क्या होता है, आपका 0.08131। ये हमारा क्या होता है, बार। और यहाँ पर हम लोग लीटर भी लिख सकते हैं, लीटर पर मोल। यहाँ पर जो है उसको केल्विन के रूप में क्या किया जाता है, इसको लिखा जाता है। तो उस स्थिति में चूँकि हमारा क्या होता है, जो R और जो T होता है, अगर R की बात करें तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। T क्या होता है, हमारा टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर अगर हम ताप को क्या कर दें, स्थिर कर दें,
ताप को क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। तो उस स्थिति में जो भी हमारा गैस का जो क्या होता है, जो दाब होता है, वो पूरा पूरा किसके ऊपर निर्भर करता है, हमारा सी पर क्या करता है, निर्भर करता है। सी अर्थात गैस के लिए कर रहे हैं, दाब के लिए कर रहे हैं, तो गैस को शो करता है। तो पी है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी होता है, या इसी को पी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गैस भी क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो यहाँ से एक परिभाषा क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। वो ये है कि स्थिर ताप पर गैसों का जो क्या होता है, हमारा दाब होता है। स्थिर ताप पर गैसों का दाब अर्थात पी बोल सकते हैं, पी है ना, जो है सांद्रता के। तो स्थिर ताप पर गैसों का दाब उसके सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। सांद्रता के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा समांगी साम्य के लिए ये आपको दिया गया है, बताया गया है। और इसके पहले भी हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़ भी चुके हैं कि जो भी गैस होता है, यही अभिक्रिया की जो भी साम्य स्थिरांक होता है उसकी गणना के लिए लिया जाता है ना। लिक्विड हो गया, ठोस हो गया, उसको नहीं लेते हैं। तो और भी आप उदाहरण लेके क्या कर सकते हैं, पहले जैसे हम लोग किए थे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इतना ही करते हैं, और ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं विस्मांगी तंत्र के पास। किसके पास चलते हैं हम लोग, विस्मांगी तंत्र के पास। ये दूसरा हमारा दिया है, समांगी हो गया, विस्मांगी बोलते हैं आप, विस्मांगी, ठीक है। साम्य बोल सकते हैं, विस्मांगी साम्य। विस्मांगी हम चलते हैं किसके पास, साम्य। तो विस्मांगी साम्य अवस्था के पास चलें तो इसमें अभिकारक और जो उत्पाद होता है उसकी भौतिक अवस्था समान नहीं होता है। तो लिख सकते हैं वह साम्य जिसमें अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था समान नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विस्मांगी साम्य कहते हैं। विस्मांगी साम्य कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं कि वह साम्य जिसमें अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था एक जैसा ना हो, अलग अलग हो। उत्पाद ठोस या द्रव हो या अभिकारक गैस हो, दोनों की अवस्था समान ना हो, तो विस्मांगी तंत्र कहलाता है। और विस्मांगी तंत्र में जो भी हमारा जो क्या होता है, हमारा जो साम्य स्थिरांक होता है उसका अगर गणना करना है तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर विस्मांगी तंत्र और साम्य स्थिरांक अर्थात के का अगर क्या करना है, गणना करना है, तो इसका जो मान होता है के की गणना करने के लिए जो भी अभिकारक और उत्पाद होता है, जो किस अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में होता है या ठोस अवस्था में होता है, इनका जो मान है उसको इकाई में मान लिया जाता है। और इकाई में मानने की वजह से जो भी के का जो मान होता है वो केवल गैस के मान पर ही क्या करता है, निर्भर करता है। ये आपको यहाँ से जो है दिया गया है, और पहले भी इससे हम रिलेटेड क्या कर चुके हैं, जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ पर एक उदाहरण क्या किया गया है, आपका दिया गया है, जैसे दिया है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, पहले भी आप पढ़े हैं, और ये हमारा बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, द्रव्य क्रियानुपाती नियम जो आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर द्रव्य क्रियानुपाती नियम क्या करते हैं, आप यहाँ से लगाते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारे एक कांस्टेंट के आता है, और ये हमारा क्या होता है, CaO की सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या होता है हमारा CaCO3 की सांद्रता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपका कैल्शियम, आपका जो कार्बोनेट होता है ये ठोस अवस्था में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस अवस्था में होता है, और ये हमारा क्या होता है, गैस अवस्था में होता है। तो नियम के अनुसार जो ठोस अवस्था में होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, इकाई मान लेते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर जो के का मान होता है किस पर निर्भर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड पर क्या करता है, आपका निर्भर करता है। तो इस तरीक़ा से कि विस्मांगी जो तंत्र है उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। और भी हैं बट एक उदाहरण से आपको यहाँ से काम बन जाता है। तो ये हो गया आपको गणना करने के दो हमारे क्या हो गए
तरीके, एक समांगी में और एक विषमांगी में। अब हमको देखना है आगे साम्य स्थिरांक का अनुप्रयोग। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? अब साम्य स्थिरांक का अनुप्रयोग, स्थिरांक का अनुप्रयोग ये हम लोग देखेंगे भाई। तो साम्य स्थिरांक का क्या देखना है हमको? अनुप्रयोग देखना है, कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। तो 2-4 यहाँ पर अनुप्रयोग दिया गया है, उन अनुप्रयोगों को हमको क्या करना है? हमको देखना है किस प्रकार होता है। पहला दिया है हमारा, ये दिया है अभिक्रिया की जो सीमा का अनुमापन है या अनुमान है वो लगाया जा सकता है। तो साम्य स्थिरांक जो होता है उसके द्वारा जो भी हमारा क्या होता है, अभिक्रिया की जो सीमा होता है, लिमिटेशन होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से क्या कर सकते हैं? जज कर सकते हैं, बताया जा सकता है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी हमारा क्या होता है, जो Kc होता है और जो Kp होता है, जो कि हमारा क्या होता है? साम्य स्थिरांक होता है। इस साम्य स्थिरांक से हम क्या कर सकते हैं? अभिक्रिया की सीमा का गणना कर सकते हैं। यहाँ पर यदि यहाँ पर दिया है Kc या हम बात करें Kp, तो इन दोनों को हम लोग बोलेंगे तो ये हमारे क्या होता है? हमारा साम्य स्थिरांक होता है। और इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अभिक्रिया की दिशा का गणना कर सकते हैं। यदि यहाँ पर क्या होता है आपका Kc का जो मान होता है, Kc का जो मान होता है, यदि उसकी सांद्रता ज़्यादा होता है, या ये बोल सकते हैं कि Kp की जो सांद्रता है वो ज़्यादा होता है, उसका मान ज़्यादा होता है। मान लो इसका जो मान होता है वो 10 की पावर कितना हमारा 3 है, इससे हमारा क्या है? ज़्यादा है। तो उस स्थिति में जो हमारा अभिक्रिया होता है, ये अभिक्रिया क्या होता है? इस स्थिति में अभिक्रिया में जो उत्पाद है, उत्पाद की अधिक मात्रा बनती है, कि अधिक मात्रा जो है बनती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट से प्राप्त होता है, यदि हमारा क्या होता है? Kc का मान या Kp का मान क्या होता है? आपका 10 की पावर जो हमारा 3 सांद्रता से अगर हमारा क्या है? ज़्यादा है, या Kc या Kp का मान जो है ज़्यादा उच्च सांद्रता में है, किसके अपेक्षा? 10 की पावर 3 से अगर ज़्यादा है, तो उस स्थिति में अभिक्रिया में उत्पाद क्या होता है? आपका ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? आपका प्राप्त होता है। चाहेंगे तो आप उदाहरण लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे H2 प्लस क्या दिया हमारा? I2, रिवर्सिबल क्या होता है हमारा? 2HI। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर यदि क्या होता है हमारा? Kc का मान Kp का मान क्या होता है हमारा? या उसकी सांद्रता ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में अभिक्रिया में उत्पाद क्या होता है? आपका ज़्यादा बनता है। ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। उसी प्रकार हम दूसरा की बात करें, यदि हमारा Kc या हमारा जो Kp का मान होता है, इसका जो मान होता है वो 10 की पावर हमारा क्या होता है? जो 3 होता है, उससे अगर क्या होता है? कम होता है, तो अभिक्रिया में जो है आपका अभिकारक की संख्या क्या होता है? हमारा ज़्यादा होता है। तो अभिक्रिया में उत्पाद क्या होता है? कम मात्रा में बनता है। उत्पाद की मात्रा क्या होती है? आपकी कम होती है, मात्रा कम होती है, और अभिकारक की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं भाई, अगर Kc या Kp का मान क्या होता है? ज़्यादा है, या उसकी सांद्रता ज़्यादा है, तो उत्पाद ज़्यादा बनेगा। और अगर Kc या Kp का मान क्या है? हमारा कम है, तो उसमें आपका उत्पाद क्या बनेगा? कम बनेगा। और अगर हम जो है थर्ड नंबर की बात करें, यदि हमारा Kc या अगर हम क्या बात करते हैं Kp का मान क्या है? बराबर है, क्या है हमारा? बराबर है, या इसका सांद्रता हम लोग बोल सकते हैं मध्य स्थिति में है ना, बीच में है, तो उस स्थिति में आपका जो है अभिक्रिया क्या होगा? आपका साम्यावस्था को प्रदर्शित करेगा। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं कि यदि हमारा Kc और Kp का मान क्या होता है, अगर या उनकी सांद्रता ज़्यादा होता है, तो उस स्थिति में अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद ज़्यादा मात्रा में बनेगा। यदि Kc और Kp की सांद्रता अगर कम है, तो उस स्थिति में उत्पाद कम बनेगा। और यदि Kc और Kp का जो मान है, अगर उनका मान क्या होता है? आपका मध्य अवस्था में रहता है, तो फिर साम्यावस्था को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। कौन सा अवस्था को? साम्यावस्था को दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल तो अनुमान क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो है अभिक्रिया में उत्पाद ज़्यादा हो सकता है, अभिकारक ज़्यादा हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट इसके अंतर्गत क्या किया जा सकता है? लिखा जा सकता है। आगे आपको दिया गया है, ये दिया है आपका अभिक्रिया की दिशा का अनुमान लगाना।
किसका? अभिक्रिया की दिशा का अनुमान लगाना। तो आप जो है साम्य स्थिरांक से कोई भी अभिक्रिया की जो क्या है दिशा है उसका आप क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए हमारा एक क्या दिया, हमारा स्थिरांक q दिया गया है। तो हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि उसका दिशा अगर हो सकता है या पश्च हो सकता है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण से समझते हैं क्या होता है। तो यही है हमारा, जैसे हमको दिया गया है, हमारा ये दिया है a और ये दिया है a, फिर क्या दिया हमारा b और ये हमारा दिया है b, और ये क्या हो जाता है हमारा c प्लस क्या होता है हमारा ये d, और ये हमारा दिया गया है d। एक हमारा सामान्य उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिया गया है। यदि यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग द्रव्य क्रियानुपाती नियम के अनुसार देखें, द्रव्य क्रियानुपाती नियम के अनुसार देखें, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग जो है कांस्टेंट q ले लेते हैं। तो इसका जो मान होता है वो किस पर निर्भर करता है? ये हो जाता है हमारा c का घात क्या हो जाता है? c हो जाता है। d का घात कितना हो जाता है? d हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका a का घात a हो जाता है, और b का घात क्या हो जाता है हमारा? b को क्या करता है? शो करता है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? फिलहाल q के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या होता है हमारा दिशा किधर है। जैसे ये हमारा किसको शो करता है? अग्र अभिक्रिया को शो करता है, और ये हमारा क्या होता है? पश्च अभिक्रिया को क्या करता है? शो करता है। इसी प्रकार इसको अगर हम प्रेशर के आधार पर लिखते हैं, ये तो कंसंट्रेशन के आधार पर हो गया। इसी को अगर हम दाब के आधार पर लिखें तब भी क्या लिख सकते हैं? c का घात क्या जाता है? c, और d का घात कितना हो जाता है? d डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है? a का घात कितना हो जाता है? a, और b का घात कितना हो जाता है? b। तो इस तरीक़ा से हम सिंपली क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं एक प्रेशर के आधार पर और एक सांद्रता के आधार पर कि इसका दिशा किधर हो सकता है, अगर हो सकता है या पश्च हो सकता है। ये भी हम जो है साम्य स्थिरांक से क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना करके आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे है साम्य सांद्रताओं की गणना के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हम जस्ट देखे हैं, उसी प्रकार की गणना आप पुनः कर सकते हैं। तो आपका जो होता है साम्य स्थिरांक होता है, इस साम्य स्थिरांक से आप क्या कर सकते हैं? आपका जो भी सांद्रता होता है उसकी आप क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। बट उतना खास नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं भाई? बता सकते हैं। ये तो हो गया हमारा अनुप्रयोग। अब हम चलते हैं आगे साम्यावस्था स्थिरांक के। ये साम्यावस्था स्थिरांक के होता है, अभिक्रिया का जो भागफल होता है इसको q से दर्शाते हैं। और एक हमारा होता है गिब्स ऊर्जा, जिसको हम लोग g से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? अभी चर्चा कर रहे हैं ये क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो इस तरीक़े से इसको हमको समझना है। तो इनको हमको देखना है कि साम्य स्थिरांक या साम्यावस्था स्थिरांक के भागफल q और गिब्स ऊर्जा g में क्या संबंध होता है। वैसे अगर हम बात करें तो जो भी हमारा क्या होता है, जो साम्य स्थिरांक जो होता है, साम्य स्थिरांक जो k का जो मान होता है, यदि हम बात करें तो वह उसके गति पर, या ये बोल सकते हैं कि किसी भी साम्य स्थिरांक में जो हमारा मुक्त ऊर्जा जो g होता है या साम्य स्थिरांक जो होता है उसके गति पर क्या करता है? निर्भर ना करके वो जो है आपका जो है एक बोल सकते हैं, या ये बोलें कि जो साम्य स्थिरांक k का जो मान होता है वो अभिक्रिया की गति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो मुक्त ऊर्जा जो परिवर्तन होता है अर्थात g का जो मान होता है उस पर क्या करता है? निर्भर करता है। और यहाँ पर जो भी मुक्त ऊर्जा जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग एक समीकरण गिब्स होल्महोल्ट्ज़ समीकरण, इनके द्वारा क्या किया जाता है? इसको दर्शाया जाता है। उसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो यहाँ पर जो गिब्स होल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या होता है? तो इसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ यहाँ से क्या होता है? हमारा समीकरण होता है। तो यहाँ पर गिब्स-होल्ट्ज़ समीकरण से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है? ये आपका होता है डेल जी बराबर क्या होता है? हमारा डेल एच माइनस क्या होता है? आपका टी डेल एस। ये हमारा क्या कहलाता है? हमारा आपका गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ क्या कहलाता है? आपका समीकरण कहलाता है। और इस समीकरण में डेल जी क्या होता है? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, डेल एच क्या होता है? हमारा एंथैल्पी परिवर्तन, और टी डेल एस में टी ताप होता है, और डेल एस क्या होता है? हमारा एंट्रोपी परिवर्तन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसको बता सकते हैं। और इनके सहायता से कुछ गणना क्या होता है? आपको प्राप्त होता है। तो उस गणना को हमको देखना है। यहाँ पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के हिसाब से यहाँ पर हम बता सकते हैं कि
कि जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण होता है, इस समीकरण में कोई भी जो अभिक्रिया है वो स्वतः परिवर्तित होता है या नहीं होता है, तो उसकी सहायता से यहाँ पर हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। फिलहाल इसमें कुछ बातें लिखा है, जैसे यदि यहाँ पर डेल जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, कोई भी परिवर्तन स्वतः परिवर्तित होता है और उस स्थिति में आपका जो अभिक्रिया होता है वो अग्र दिशा में क्या होता है, आपका चलता है और उत्पाद जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो यदि यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि डेल जी का मान किस में होता है भाई, ऋणात्मक में होता है, ऋणात्मक होता है तो अभिक्रिया स्वतः होता है, स्वतः परिवर्तित होता है, प्रवर्तित होता है और अभिक्रिया अग्र दिशा में चलता है, अभिक्रिया अग्र दिशा में चलता है, अग्र दिशा में क्या करता है, आपका चलता है, किस में चलता है, अग्र दिशा में चलता है और उत्पाद क्या होता है, अधिक बनता है, तो अग्र दिशा में चलता है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। दूसरा, यदि हम लोग बोल सकते हैं, यदि यहाँ डेल जी का मान किस में होता है, हमारा धनात्मक में होता है, धनात्मक होता है तो अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं होता है, स्वतः प्रवर्तित नहीं होता है और अभिक्रिया पश्च दिशा में चलता है, किस में चलता है, हमारा पश्च दिशा में चलता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण होता है उसकी सहायता से अगर हम देखें तो यदि यहाँ पर डेल जी का जो मान होता है अगर किस में आ रहा है, हमारा ऋणात्मक में आ रहा है, तो उस स्थिति में प्रक्रम जो है स्वतः परिवर्तित होता है और उस स्थिति में अभिक्रिया अग्र दिशा में चलता है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट चलता है और उत्पाद आपका ज़्यादा बनता है। यदि डेल जी का मान क्या आता है, धनात्मक में आता है, तो अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं होता है और जो अभिक्रिया होता है वो पश्च दिशा में चलता है, मतलब वहाँ पर उत्पाद की संख्या कम हो जाता है। और यदि डेल जी का मान 0 है, थर्ड नंबर, यदि डेल जी बराबर क्या है, 0 है, तो अभिक्रिया क्या होता है, साम्यावस्था में होता है, तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होता है, तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होता है। तो यहाँ से आपका जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण है इसकी सहायता से कुछ चीज़ें क्या किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि जो भी हमारा साम्य स्थिरांक जो क्या होता है, के होता है, इनका जो मान होता है वह अभिक्रिया की गति पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन इसका जो मान होता है वो उससे मुक्त होने वाले जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है उस पर क्या करता है, निर्भर करता है, या मुक्त ऊर्जा पर निर्भर करता है। और मुक्त ऊर्जा जो भी होता है उसको हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण की सहायता से दर्शाते हैं, जहाँ पर गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या होता है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस क्या होता है, आपका टी डेल एस होता है। और इसके आधार पर कुछ कैलकुलेशन किया जा सकता है कि डेल जी ऋणात्मक हो तो अभिक्रिया अग्र होगा, डेल जी धनात्मक हो तो अभिक्रिया पश्च में होगा, और डेल जी का मान अगर क्या हो, 0 हो, तो अभिक्रिया क्या होता है, साम्यावस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब इन सब का गणना एक समीकरण की सहायता से क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। इन सभी का, है ना, या ऊष्मागति की जो भी आपका मान दिया गया है उन सब का गणना निम्न समीकरण से किया जा सकता है। इसका गणना, है ना, इसका गणना निम्न समीकरण की सहायता से किया जाता है, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो बात किए हैं उनका जो गणना है निम्न समीकरण से करते हैं, और यहाँ पर वो समीकरण आपको क्या किया गया है, दिया गया है, और वो दिया गया है हमारा डेल जी इक्वल टू डेल जी क्या होता है हमारा, ये नॉट होता है, प्लस क्या होता है हमारा आर टी होता है, और साथ में क्या होता है हमारा एल एन, और ये क्यू को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जहाँ पर डेल जी बराबर क्या होता है हमारा
मुक्त ऊर्जा होता है हमारा, और डेल जी नॉट बराबर होता है मुक्त ऊर्जा बट मानक अवस्था में होता है। आर आप जानते हैं क्या होता है, टी आप जानते हैं, एल एन क्या होता है, लॉगरिथम होता है, क्यू क्या होता है, भागफल होता है। अब यहाँ पर यदि क्या कर दिया जाता है, यदि डेल जी बराबर क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, और ये जो हमारा क्यू होता है उसके जगह हम क्या करते हैं, के रख देते हैं, तो आगे हमारा मान क्या हो जाता है, डेल जी बराबर क्या होता है हमारा, डेल जी नॉट हो जाता है, प्लस में क्या हो जाता है, आर टी हो जाता है, ये हमारा एल एन हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, कि हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 0 रख सकते हैं सबके बराबर, क्योंकि यहाँ पर डेल जी बराबर क्या होता है, 0 होता है, तो उस स्थिति में हमारा जो मान होता है डेल जी बराबर 0 हो गया, यहाँ पर ये क्या होता है, 0 हो गया, तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा डेल जी नॉट प्लस क्या होता है हमारा आर टी, और एल एन हो गया, और ये के प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, डेल जी को जो है यहीं पर रखते हैं, और हमारा ये जो हमारा आर टी होता है और एल एन होता है उसको इस तरफ क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, तो इसका मान क्या हो जाता है हमारा, ये प्राप्त हो जाता है आपका माइनस आर टी और एल एन, और ये हमको के क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, या के प्राप्त होता है। अब हम क्या करते हैं, आर टी को हम इस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं, एल एन को यहीं पर क्या कर देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है हमारा, ये डेल जी नॉट हो जाता है, और इधर हम लोग आर टी को क्या करते हैं, पक्षांतरित कर देते हैं, तो इधर क्या प्राप्त होता है आपका, एल एन क्या हो जाता है, के क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा हो जाता है एल एन के हो जाता है, और ये क्या हो जाता है डेल जी, और अपॉन में क्या हो जाता है हमारा आर टी क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको एक समीकरण क्या हो जाता है, यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब ये जो समीकरण होता है, इस समीकरण के दोनों पक्षों में लॉगरिथम लेते हैं, है ना, तो मान लो समीकरण 1 है, तो समीकरण एक के दोनों पक्षों में क्या लेने पर, है ना, लघु गणक लेने पर, तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे हम लोग, लघु गणक लेंगे, तो ये लघु गणक ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हमारा केवल क्या बचता है, हमारा के बचता है, और यहाँ पर इसका जो फिर मान होता है आपको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ से हम देखें तो ये इस प्रकार से माइनस डेल जी नॉट अपॉन क्या होता है आपका आर टी, यहाँ से एक समीकरण क्या होता है, प्राप्त होता है। अब ये जो समीकरण मिला है, इस समीकरण के आधार पर क्या किया जा सकता है, आगे फिर से जो है कुछ बातें की गणना की जा सकती है। जैसे पहला, यदि इसका मान जो है आपका क्या दिया गया है, हमारा जो है यहाँ पर जो डेल जी जो नॉट है, यदि यहाँ पर क्या दिया है डेल जी नॉट, ये हमारा क्या है, अगर इसका मान ऋणात्मक में है, डेल जी का मान यहाँ पर लिख सकते हैं, डेल जी नॉट अगर इसका मान क्या हो, ऋणात्मक में है, किस में है हमारा, ऋणात्मक में है, तो ऋणात्मक में होने के वजह से क्या हो जाता है आपका, ये जो आपका मान होता है ई का घात कितना है हमारा, डेल जी अपॉन क्या दिया हमारा आर है, ये किस में चला जाता है हमारा, धनात्मक में चला जाता है ना। यदि यहाँ पर क्या होता है, डेल जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक में होता है, तो ई का घात में डेल जी अपॉन आर टी होता है, वो धनात्मक हो जाता है, और इस स्थिति से के का जो मान होता है, के का मान क्या हो जाता है आपका 1 से अधिक हो जाता है, के का मान 1 से क्या हो जाता है आपका अधिक हो जाता है, 1 से अधिक हो जाता है, 1 से अधिक हो जाता है, और फिर अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में क्या हो जाता है, चला जाता है। अभिक्रिया किस में चला जाता है, अग्र दिशा में चला जाता है, और अग्र दिशा में जाता है मतलब उत्पाद की संख्या क्या होता है आपका ज़्यादा क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, यदि यहाँ पर डेल जी नॉट होता है, इसका अगर मान क्या होता है हमारा ऋणात्मक में होता है, तो यहाँ पर ई का घात डेल जी डिवाइडेड बाई आर टी धनात्मक में चला जाता है, और जैसे इसका मान धनात्मक में होता है, के का मान 1 से ज़्यादा हो जाता है, और अभिक्रिया अग्र दिशा में क्या हो जाता है, चला जाता है, मतलब वहाँ पर उत्पाद क्या बनता है आपका, ज़्यादा बनता है, ठीक है। और यहाँ पर यदि क्या होता है हमारा, जस्ट उल्टा करें, यहाँ पर हमारा डेल जी नॉट क्या होता है हमारा, अगर धनात्मक में होता है, ये किस में होता है हमारा, धनात्मक में होता है, तो यहाँ पर डेल जी डिवाइडेड बाई जो आर टी होता है, इसका जो मान है ये किस में चला जाता है हमारा, ऋणात्मक में चला जाता है,
ये किस में चला जाता है आपका ऋणात्मक में चला जाता है। और उस स्थिति में आपका जो क्या होता है हमारा k का जो मान होता है वो k के मान 1 से क्या हो जाता है आपका ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा हो जाने की वजह से अभिक्रिया किस में चलता है हमारा पश्च दिशा में क्या होता है चलता है। और पश्च दिशा में चलता है मतलब उत्पाद की मात्रा क्या बनता है आपका कम बनता है। उत्पाद क्या बनता है आपका कम बनता है। तो इसके आधार पर ये लिख सकते हैं कि अगर डेल जी नॉट कम है, ठीक है, 0 से मतलब धनात्मक में है, तो इसका मान क्या हो जाता है ऋणात्मक में चला जाता है। और इसका मान ऋणात्मक में चला जाता है तो k का मान क्या हो जाता है 1 से आपका क्या हो जाता है कम हो जाता है। 1 से क्या हो जाता है हमारा कम हो जाता है, ठीक है, 1 से क्या हो गया हमारा कम हो गया। तो उस स्थिति में पश्च अभिक्रिया में जो है आपका क्या होता है आपका अभिक्रिया चलता है और उत्पाद की मात्रा क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। तो यहाँ से इस प्रकार से इसका क्या कर सकते हैं हम लोग गणना कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आता है तो लिखना है और नहीं आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और ये आपको जो है आगे जो है पूछता भी है, तो ये हमको अभी देखना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये देखेंगे। तो यहाँ पर दिया है आपका साम्यावस्था पर प्रभाव डालने वाले कारक। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हम साम्यावस्था पढ़े हैं, रासायनिक जो साम्यावस्था पढ़े हैं, उसको कौन कौन से कारक हैं जो क्या करता है प्रभावित करता है। और इसे एक नियम के नाम से जानते हैं, ली सातेलिए नियम, ठीक है। ली सातेलिए नियम क्या है, ये आपको क्या किया जाता है क्वेश्चन किया जाता है। सिद्धांत क्या है क्वेश्चन किया जाता है। वैसे देखा जाए तो जो भी हमारा क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो जो हमारा क्या होता है जो साम्य स्थिरांक होता है या साम्यावस्था जो होता है, इस साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, साम्यावस्था को जो क्या है हमारे निर्धारित करने वाले जो कारक हैं, करने वाले कारक, जैसे यहाँ पर ताप है ना, दाब है, सांद्रता है, तो ये हमारे क्या होते हैं साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले जो क्या होते हैं कारक होते हैं। तो साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले जो भी कारक हैं, ताप, दाब, सांद्रता, यदि इसके स्थिति में अगर हम क्या कर देते हैं परिवर्तन कर देते हैं तो उस स्थिति में आपका साम्यावस्था की दिशा क्या हो जाता है आपका परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिया गया है, यदि साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले जो भी कारक होते हैं, चाहे वो ताप हो, दाब हो, सांद्रता हो, अगर उसकी स्थिति में हम परिवर्तन कर दें, ताप को बदल दें, दाब को बदल दें, सांद्रता में परिवर्तन कर दें, तो उस स्थिति में आपका क्या होता है जो साम्यावस्था का स्थिति क्या हो जाता है आपका बदल जाता है। और इसी के बारे में कि यदि रासायनिक अभिक्रिया कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया के जो साम्यावस्था है उसको निर्धारित करने वाले जो भी कारक हैं, ताप, दाब, सांद्रता, यदि उन सब में परिवर्तन कर दिया जाए तो अभिक्रिया का जो साम्यावस्था होता है वो क्या हो जाता है आपको बदल जाता है। तो इसके बारे में कौन अध्ययन किया, ली सातेलिए नाम का जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, ताप के आधार पर जो साम्यावस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, दाब के आधार पर साम्यावस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, या सांद्रता के आधार पर साम्यावस्था में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उन्होंने क्या किया अध्ययन किया। और उस अध्ययन को फिर जो है अपने एक नियम के रूप में क्या किया प्रतिपादित किया, जिस नियम को हम क्या बोलते हैं ली सातेलिया का नियम कहते हैं या ली सातेलिया नियम कहलाता है। और ये जो नियम है उस नियम के अनुसार यहाँ पर क्या किया जा सकता है लिखा जा सकता है, बताया जा सकता है। बट आप शुरू में हम जो बोले हैं उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं पहले लिख सकते हैं कि साम्यावस्था पर या साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले जो भी कारक होते हैं, ताप, दाब, सांद्रता, यदि इन सब में परिवर्तन कर दिया जाए तो अभिक्रिया का जो साम्यावस्था होता है वो क्या हो जाता है आपका परिवर्तित हो जाता है। तो इन परिवर्तनों या इन कारकों के कारण जो भी साम्यावस्था में परिवर्तन होता है उसका अध्ययन कौन किया, ली सातेलिया ने किया कि किस प्रकार से ताप, दाब में परिवर्तन कर देने से अभिक्रिया क्या होता है परिवर्तित हो जाता है, और है ना उसका अध्ययन किया और उसको ही अपने नियम के रूप में क्या कर दिया प्रतिपादित कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं ली सातेलिया जो है नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर दिया गया है, यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, है ना भाई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही साम्यावस्था होगा ना, अनुक्रमी में तो होना नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की साम्यावस्था पर उसके साम्य को निर्धारित करने वाला जो कारक है, जैसे ताप है, दाब है, सांद्रता में अगर क्या कर दिया जाए परिवर्तन कर दिया जाए तो साम्य उस दिशा में क्या हो जाता है विस्थापित हो जाता है, जिसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाए नष्ट हो सके। अर्थात अभिक्रिया ऐसी दिशा में क्या हो जाता है
होने लगता है जिसमें कारक में किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाता है आपका समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है आपका ली सतेलिया का जो क्या होता है आपका सिद्धांत या नियम कहलाता है। इसमें क्या बोल रहा है, कोई भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो कि साम्यावस्था है, तो उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के जो साम्यावस्था होता है उस साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले जो भी कारक हैं हमारे, चाहे ताप हैं, चाहे दाब हैं, चाहे सांद्रता हैं, अगर उनमें क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए, तो अभिक्रिया उस दिशा में क्या हो जाता है आपका विस्थापित हो जाता है, जिसमें किया गया जो क्या होता है हमारा जो प्रयास है या जो किया गया जो परिवर्तन होता है वह उस तरफ जिसका प्रभाव क्या हो जाए या उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या हो जाए आपका नष्ट हो जाए, अर्थात अभिक्रिया उस दिशा में होने लगता है जिसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव बिल्कुल क्या होता है हमारा कम होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है आपका ली सतेलिया नियम कहलाता है, ली सतेलिया सिद्धांत कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए प्लस क्या होता है हमारा बी होता है, ये हमारा रिवर्सिबल है, और सी प्लस क्या हमारा डी है। तो यदि हम क्या करते हैं, ये हमारा क्रियाकारक है, ये क्या हमारा क्रियाकारक है। वैसे तो हम लोग ये देखेंगे तो ये उत्पाद और ये भी क्रियाकारक है, दोनों तरफ है, मतलब दोनों उत्पाद है, दोनों क्रियाकारक है। तो यदि हम क्या करते हैं, इस तरफ क्या करते हैं, अगर हम ताप दाब में परिवर्तन कर देते हैं तो अभिक्रिया किस दिशा में चला जाएगा, अग्र दिशा में। और अगर अग्र दिशा इधर देखो, अगर हम क्या करते हैं ताप दाब में परिवर्तन करते हैं, यहाँ पर ताप दाब में परिवर्तन किए तो अभिक्रिया किधर चला गया, अग्र दिशा में। अगर इस तरफ हम क्या करते हैं ताप दाब में परिवर्तन करते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट मतलब पश्च दिशा में क्या हो जाता है आपका अभिक्रिया जो है स्थानांतरित हो जाता है। बट लिखते वक्त ऐसे ही लिखते हैं भाई। अब जाहिर सी बात है, आप क्या करेंगे, आपका बेट को आप क्या करेंगे, आप बॉल को टच करेंगे तो बॉल किधर जाएगा, जिधर आपका बेट का क्या होगा डायरेक्शन होगा, मतलब इस साइड जाएगा आपका, तो उस तरफ हमारा प्रभाव क्या हो जाता है, जैसे ही बॉल आता है मारते हैं तो बॉल किस तरफ जाता है, जिस तरफ आप मारते हैं उस तरफ जाता है। तो वैसा ही कहना यहाँ पर भी है, लेकिन इसको परिभाषा के तौर पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोई भी उत्क्रमणी जो क्या होता है हमारा अभिक्रिया होता है, उस उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जो साम्यावस्था होता है, उस साम्यावस्था को निर्धारित करने वाले जो भी कारक हैं, ताप दाब सांद्रता है, अगर उसकी स्थिति में क्या कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिसमें किए गए परिवर्तन का प्रभाव क्या हो सके, जिधर किए गए परिवर्तन का प्रभाव कम होता है या वहाँ पर प्रभाव नष्ट हो जाता है, उस तरफ विस्थापित हो जाता है। यही हमारा ली सतेलिया का क्या कहलाता है आपका जो है सिद्धांत, या ली सतेलिया का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका ली सतेलिया जो हमारा क्या होता है सिद्धांत होता है, उसका एक सामान्य परिभाषा। अब यहाँ पर ली सतेलिया जो सिद्धांत होता है उस सिद्धांत के विभिन्न प्रकार के भाग दिया गया है कि किसमें उसका ली सतेलिया जो सिद्धांत होता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो उसको हमको 1 बाय 1 करके क्या करते जाना है, देखते जाना है। मतलब ली सतेलिया जो सिद्धांत होता है उसका जो भी जो प्रभाव होता है वो किसमें किसमें आपको देखने को मिलता है, तो उसको हमको देखना है। तो पहला है हमारा इसमें वो दिया है आपका सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव। किसका प्रभाव, सांद्रण परिवर्तन। सांद्रण मतलब क्या होता है भाई, किसी भी पदार्थ की जो क्या होता है जो मात्रा होता है वो जितना ज़्यादा होगा, है ना, अभिक्रिया उतना ही ज़्यादा होगा, वही आपका सांद्रण को शो करता है। तो पहला दिया है सांद्रण परिवर्तन का प्रभाव। सांद्रण परिवर्तन मतलब अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर जो होगा, है ना, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं यदि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक जो दिया गया है, अभिकारक दिया है, यदि इसकी मात्रा को हम क्या करते हैं बढ़ा देते हैं तो उस स्थिति में आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है आपका ज़्यादा मात्रा में क्या होता है आपको प्राप्त होता है। भाई जाहिर सी बात है, आप जो है 2 लड्डू खाएंगे तो आपको जो है कम लगेगा, लेकिन 4 लड्डू खाएंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, बोल सकते हैं। तो ये पहला हमारा जो सांद्रण होता है, यदि किसी अभिक्रिया में यदि अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दिया जाता है तो उस स्थिति में आपका प्रोडक्ट की मात्रा भी क्या होता है आपको ज़्यादा मात्रा में मिलता है। यही दिया गया है कि किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था में यदि अभिकारक की सांद्रण क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तो हमको अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है, उत्पाद होता है। जबकि उत्पादों के सांद्रता बढ़ाने पर अधिक मात्रा में क्या होता है आपका क्रियाकारक बनता है, क्योंकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यदि आप क्या करते हैं अभिकारक की मात्रा बढ़ा देते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा क्या मिलता है, उत्पाद मिलता है, और उत्पाद की मात्रा बढ़ाते हैं तो उतना आपको क्या मिलता है, अभिकारक मिलता है। तो ली सतेलिया सिद्धांत का कहना यही है कि यदि हम क्या करते हैं जो है किसी भी
रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की मात्रा अगर हम क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, उस स्थिति में आपको उतना ज़्यादा उत्पाद और उतना ज़्यादा क्या होता है आपका अभिकारक प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल आप ये बोल सकते हैं कि सांद्रण में परिवर्तन का प्रभाव, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम अभिकारक की मात्रा बढ़ा देते हैं तो हमको उतना ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है आपका उत्पाद क्या होता है प्राप्त होता है, और उत्पाद की मात्रा अगर क्या करते हैं बढ़ा देते हैं तो उतना ही ज़्यादा मात्रा में आपको क्या होता है आपको अभिकारक प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसको हम बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी क्या किया गया है यहाँ पर दिया गया है कि यह हमारा दिया गया है। उदाहरण में अगर हम बात करें तो उदाहरण में जैसे दिया है आपका H2 + I2 = 2HI दिया है भाई हमारा, यहाँ पर क्या दिया है हमारा H2 + I2 = क्या दिया हमारा 2HI। यदि हम क्या करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो H2 + I2 = क्या दिया है हमारा 2HI दिया गया है। तो यहाँ पर हम जितना हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग एक सामान्य जो है बंद पात्र में अगर हम क्या कर रहे हैं H2 और I2 को मिला करके क्या बना रहे हैं, अगर 2HI बना रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारा क्या होता है, जब शुरू में हम लोग क्या करते हैं H2 और I2 को क्या करते हैं जब आपस में मिलाते हैं तो उस स्थिति में 2HI बनता है, मतलब उत्पाद बनता है। अब हम क्या करते हैं इसमें, हम क्या करते हैं अब ऊपर से फिर से हम क्या मिला देते हैं इसमें जो है हम H मतलब 2HI मिला देते हैं। अभी तो शुरू में क्या था हमारा H2 की मात्रा ज़्यादा था, I2 की मात्रा ज़्यादा था, तो 2HI क्या हो रहा था हमको प्राप्त हो रहा था। अब ऊपर से हम क्या मिला देते हैं इसमें, हम अगर मिला देते हैं 2HI क्या कर देते हैं ऊपर से मिला देते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका उत्पाद की मात्रा ज़्यादा हो जाता है और वो फिर क्या हो जाता है अभिकारक की ओर क्या करता है मुँह करता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर H2 और I2 की जितना मात्रा ले रहे हैं उतना ज़्यादा आपको क्या मिल रहा है 2HI या HI मिल रहा है, और जैसे हम क्या करते हैं HI में और HI अगर मिला देते हैं तो उतना ही ज़्यादा आपको अभिकारक क्या होता है प्राप्त होता है। इससे प्रूफ ये होता है कि आप जितना ज़्यादा अभिकारक की मात्रा को या उत्पाद की मात्रा को बढ़ाते हैं उतना ही ज़्यादा आपको उत्पाद और अभिकारक क्या होता है प्राप्त होता है। यदि आप अभिकारक की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उतना ज़्यादा उत्पाद प्राप्त होता है, और उत्पाद की मात्रा को बढ़ाते हैं तो उतना ज़्यादा आपको क्या होता है अभिकारक क्या होता है प्राप्त होता है। और यही आपका क्या कहता है ली सतेलिया जो सिद्धांत है, ली सतेलिया जो नियम है वो कहता है। तो ये पहला तरीका बता सकते हैं। उसी प्रकार आपका एक दिया गया है आपका वो दिया है एक बोल सकते हैं आपका फेरिक नाइट्रेट दिया गया है और एक हमारा पोटेशियम थायोसाइनाइड दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर देते हैं Fe और ये हमारा नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो फेरिक नाइट्रेट की बात करें और एक पोटेशियम थायोसाइनेट की बात करें, यहाँ पर जो फेरिक नाइट्रेट होता है ये हमारा पीला कलर का होता है और ये हमारा क्या होता है फिलहाल तो जो है कलरलेस होता है पोटेशियम थायोसाइनेट। और ये जब दोनों आपस में क्या करता है आपका क्रिया कर लेता है तो क्रिया करके आपका क्या बनाता है कुछ यौगिक बनाता है, जैसे Fe है ना, या पोटेशियम बोल सकते हैं पोटेशियम फेरोसाइनेट। यहाँ पर ये हमको क्या होता है प्राप्त हो जाता है, ये हो जाता है आपके Fe और ये क्या हो जाता है आपका CSN, ये एक हमारा यौगिक क्या होता है प्राप्त हो जाता है। तो जैसे हम क्या करते हैं उदाहरण लिखते हैं, फेरिक नाइट्रेट लेते हैं जो पीला होता है हमारा, फिर पोटेशियम थायोसाइनेट लेते हैं, जब उन दोनों को आपस में क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम फेरोसाइनेट क्या हो जाता है हमको प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है दोनों जब मिलता है तो उस स्थिति में कुछ कलर आता है लाल रंग, लेकिन ऊपर से अगर हम और क्या करते हैं उसमें फेरिक अगर हम क्या करते हैं नाइट्रेट क्या करते हैं मिलाते हैं तो वो जो हमारा क्या होता है जो कलर होता है वो और क्या हो जाता है आपका ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो भी उत्पाद बना है उस उत्पाद में अगर हम और बाहर से अन्य पदार्थ मिलाते हैं तो उस स्थिति में उसकी मात्रा क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है। तो इससे हमको यही प्रूफ होता है कि किसी भी अभिक्रिया में आप जितनी ज़्यादा क्या करते हैं आपका अभिकारक की मात्रा मिलाते जाते हैं, उत्पाद की मात्रा मिलाते हैं, उस वैसे वैसे जो है अगर अभिकारक की मात्रा मिलाएंगे तो उत्पाद ज़्यादा बनेगा, उत्पाद की मात्रा मिलाएंगे तो अभिकारक ज़्यादा बनेगा। यही चीज़ इसमें दिया गया है, बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही क्या कर सकते हैं इसमें बता सकते हैं भाई। चलिए सेकेंड नंबर क्या होता है आपका, सेकेंड नंबर आपका होता है ताप परिवर्तन का प्रभाव। ताप परिवर्तन का प्रभाव तो ये बोल रहा है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम क्या कर देते हैं ताप को बढ़ा देते हैं, ये हमारा क्या होता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। तो यदि हम क्या करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम क्या करते हैं ताप को बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिसमें जो है किया गया जो प्रयास होता है वो उस तरफ उसका जो है प्रभाव नष्ट हो जाए। यही चीज़ दिया गया है, ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था उस दिशा में चला जाता है ना, जिस
जिसमें जो आपका क्या होता है अग्रसर होगा, जिसमें क्या होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो रहा है, अर्थात यहाँ पर जो है हम लोग जो है निकाय उस दिशा में अग्रसर हो जाता है जिधर उधर ऊष्मा का क्या होता है आपका उत्सर्जन होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं, अभिक्रिया जो होता है उस दिशा में आपका क्या हो जाता है आपका चला जाता है, जिस पर ताप का प्रभाव क्या होता है आपका कम होता है। मतलब वहाँ पर क्या होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। और अगर हम क्या करते हैं उसको जस्ट उल्टा करते हैं तो ऊष्मा छेपी की ओर क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर अगर हम क्या दिया गया हमारा जैसे H2 प्लस क्या दिया है हमारा N2 प्लस N2 प्लस क्या दिया है हमारा 3H2 यहाँ पर दिया गया है, तो इस स्थिति में अगर हमारा क्या बनता है 2NH3 बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है बहुत सारा क्या होता है आपका ऊष्मा बाहर निकलता है या बाहर चला जाता है। तो उस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे इसमें अच्छा रहेगा, ये हमारा ऊष्मा शोषी है, ये हमारा क्या होता है ऊष्मा शोषी को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो यदि किसी अभिक्रिया में अगर हम क्या करते हैं ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में क्या हो जाता है विस्थापित हो जाता है जिस तरफ क्या होता है ऊष्मा का शोषण होता है। तो ये हमारा क्या होता है ताप का जो है या अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तथा जैसे हम क्या करते हैं ऊष्मा शोषी हो रहा है उधर अगर हम क्या करते हैं ऊष्मा अगर ले लेते हैं तो उस स्थिति में अभिक्रिया क्या होता है हमारा उस दिशा में चला जाता है जिधर ऊष्मा का क्या होता है आपका क्षेपण होता है या उत्सर्जन होता है। तो फिलहाल आप ये बोल सकते हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या किया जाता है ताप क्या कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिस दिशा में किया गया प्रयास या बढ़ाया गया ताप का प्रभाव क्या हो सके कम हो सके, उस दिशा में क्या हो जाता है आपका अभिक्रिया विस्थापित हो जाता है। इसको अगर हम क्या करते हैं उदाहरण लेके समझते हैं N2 प्लस क्या होता है 3H2 इक्वल टू क्या होता है हमारा 2NH3। ये हमारा एक हाइबर विधि होता है और ये हमारा क्या होता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। कौन सा अभिक्रिया होता है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। तो यदि हम इसमें क्या करते हैं ताप बढ़ा देते हैं, यदि इस अभिक्रिया में अगर हम क्या करते हैं ताप बढ़ाते हैं तो हमारा जो अभिक्रिया की जो दिशा होता है ना वो अग्र दिशा में नहीं होता है बल्कि हमको पश्च दिशा में क्या हो जाता है वापस प्राप्त हो जाता है। जैसे N2 और 3H2 इक्वल टू 2NH3 प्लस क्या बन रहा है ऊष्मा छेपी हो रहा है। तो यदि अगर हम इसमें ताप बढ़ाएंगे ना तो आपको जो है अमोनिया गैस प्राप्त नहीं होगा बल्कि आपको N2 और 3H2 ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मतलब हम ये बोल सकते हैं इस अभिक्रिया में अगर हम क्या करते हैं ताप बढ़ाते हैं तो हमको अमोनिया नहीं मिलेगा, हमारा उत्पाद क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर N2 और 3H2 को है ना ये एक हमारे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है और इसमें अगर हम ताप को क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने से हमको प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह क्या कैसा अभिक्रिया है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है मतलब ऑलरेडी पहले से गर्म है और इसको ज़्यादा गर्म करते हैं तो उस स्थिति में अमोनिया क्या हो जाता है विघटित हो जाता है और हमको पुनः क्या हो जाता है N2 और 3H2 प्राप्त हो जाता है, अर्थात हमको उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। यही कौन कहता है हमारा ली-सतलियस सिद्धांत कहता है। यदि कोई अभिक्रिया क्या है ऊष्मा छेपी है और उस स्थिति में उस अभिक्रिया में अगर हम क्या करते हैं ताप देते हैं ताप को बढ़ाते हैं तो हमको प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता है। कि तब की स्थिति में काम आता है यदि कोई अभिक्रिया क्या है ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी है, उस स्थिति में हम क्या करते हैं अगर ताप बढ़ाते हैं तो उस स्थिति में आपको उत्पाद क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ताप परिवर्तन क्या होता है। तो ताप परिवर्तन क्या होता है यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम क्या करते हैं ताप को बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में क्या हो जाता है आपका चला जाता है जिसमें जो ताप का प्रभाव क्या हो सके कम हो सके। तो इधर तो ताप ज़्यादा है तो ताप का प्रभाव किधर कम है इस तरफ है तो अभिक्रिया इस दिशा में क्या हो जाता है आपका चला जाता है। और N2 और 3H2 में अगर हम बात करें तो N2 3H2 मिलकर के अगर NH3 बनाता है क्योंकि ये हमारा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। यदि इसमें हम क्या करते हैं ताप को बढ़ाते हैं तो हमको प्रोडक्ट न मिल करके पुनः हमको क्या प्राप्त हो जाता है N2 और 3H2 ही क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। यही हमारा क्या कहता है ताप परिवर्तन के प्रभाव को प्रदर्शित करता है बताता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसको बता सकते हैं। कितना पॉइंट हो गया 2 पॉइंट हो गया। आपको मेन समझना है, बड़ा बड़ा तो लिखना नहीं है, आपको मेन पॉइंट समझना है। तो पहला क्या है सांद्रता में परिवर्तन। तो हम जैसे जैसे अभिकारा के उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन करते हैं बढ़ाते हैं वैसे इससे क्या होता जाता है आपका साम्यावस्था का जो मान होता है वो भी क्या होते जाता है आपका बढ़ते जाता है। ताप का प्रभाव की बात करें तो ताप का प्रभाव होता है जैसे हम क्या करते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया
जो होता है उसके साम्यावस्था में अगर हम क्या करते हैं, ताप बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित हो जाता है जिसमें जो ताप किया गया जो प्रयास होता है उसका प्रभाव कम हो सके। तो यहाँ पर जैसे हम अभिक्रिया में क्या करते हैं, ताप लगाते हैं, तो इस तरफ तो ताप ज़्यादा है, तो अभिक्रिया किस तरफ चला जाता है, हमारा पश्च दिशा में क्या हो जाता है, चला जाता है। यही कौन कहता है, हमारा ली सतेलिया सिद्धांत कहता है। आगे हमारा दिया है दाब का परिवर्तन। किसका दिया, हमारा दाब का परिवर्तन। दाब का परिवर्तन की बात करें तो ली सतेलिया सिद्धांत ये कहता है कि पहली चीज़ तो ये दाब परिवर्तन उन अभिक्रियाओं में होता है जो गैसीय अभिक्रिया होता है। ठीक है, गैसीय अभिक्रियाओं में दाब का परिवर्तन आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। ठोस और द्रव अभिक्रिया में अगर हम देखें तो दाब परिवर्तन बिल्कुल क्या होता है, हमारा कम होता है, तो उसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। तो दाब परिवर्तन की बात करें तो दाब परिवर्तन केवल गैसीय अभिक्रिया में देखने को मिलता है। भाई ये किसमें होता है, हमारा गैसीय अभिक्रिया में आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। गैसीय अभिक्रिया में आपको देखने को मिलता है और गैसीय अभिक्रिया में ही दाब का प्रभाव पड़ता है। और ली सतेलिया सिद्धांत ये कहता है यदि किसी जो रासायनिक अभिक्रिया में हमारा जितना भी कारक है और उस अभिकारक की अपेक्षा अगर आपका उत्पाद क्या बन रहा है, हमारा कम बन रहा है, तो उस स्थिति में अगर हम क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं, तो हमको जो है प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्राप्त होता है। यही कौन कहता है, हमारा ली सतेलिया। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है, और ये हमारा क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन, टोटल कितना मोल हो गया, 4 मोल हो गया। टोटल कितना मोल हो गया, 4 मोल हो गया। और उत्पाद कितना मोल बन रहा है, 2 मोल। मतलब हम जितना खर्चा कर रहे हैं उतना हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया है और गैसीय अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया में यदि अभिकारक की मात्रा ज़्यादा है, अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा है और उत्पाद की सांद्रता अधिक क्या है, कम है, तो उस स्थिति में ली सतेलिया सिद्धांत के अनुसार अगर हम क्या करते हैं, दाब बढ़ा देते हैं, तो दाब बढ़ाने से हमको जो है उत्पाद जो है अधिक मात्रा में क्या होता है, प्राप्त होता है। यही कौन कहता है, हमारा ली सतेलिया सिद्धांत कहता है। भैया आपको प्रोडक्ट उतना मिल ही नहीं है, आपको कम मिला है, तो आप क्या करें, इधर क्या करें, दाब को बढ़ा देंगे तो आपको उत्पाद उतना ही क्या होता है, ज़्यादा प्राप्त होता है। यही हमारा क्या कहता है, ली सतेलिया सिद्धांत कहता है। इसको आपको जानना जरूरी है भाई। ठीक है, कि यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता कम है और उत्पाद की सांद्रता क्या है, हमारा ज़्यादा है, तो उस स्थिति में अभिकारक की तरफ हम क्या करते हैं, दाब को बढ़ा देते हैं, और जैसे ही हम दाब बढ़ाते हैं तो उत्पाद हमको क्या हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है। और यही आपका क्या कहलाता है, जो है ली सतेलिया सिद्धांत के अनुसार दाब परिवर्तन का प्रभाव साम्यावस्था में आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। आप डायरेक्टली ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर है हमारा उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक क्या होता है भाई, तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, वो उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ये जो उत्प्रेरक होते हैं वो साम्यावस्था को भी क्या करते हैं, हमारे प्रभावित करते हैं, बट साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते हैं, खाली जो है इसका जो आपका क्या होता है, जो स्पीड होता है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे A प्लस क्या दिया है हमारा, B इक्वल टू C प्लस क्या दिया है हमारा, T दिया है, तो ये साम्यावस्था वैसा को वैसा ही रहेगा। उत्प्रेरक क्या करता है, इसकी स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है। अगर हमारा ये मान लो ए बी से सी डी और सी डी से ए बी जो 20 की स्पीड में चल रहा था, उत्प्रेरक लगाने से ये 50, 60, 70, 80, 90, 100 की स्पीड से भी क्या हो सकता है, चल सकता है। लेकिन ये जो स्पीड होता है वो स्पीड क्या होता है आपका, जितना अग्र दिशा में चलेगा उतना ही क्या होता है आपका पश्च दिशा में क्या होता है, हमारा चलता है। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो भी उत्प्रेरक होता है वह उत्प्रेरक जो होता है वो किसी भी जो हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है उसके साम्यावस्था का जो गति होता है उस गति को क्या करता है, अपनी उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, बढ़ा देता है। लेकिन ये गति जो है दोनों तरफ बराबर होता है, जितना अग्र दिशा में चलता है उतना ही क्या होता है आपका पश्च दिशा में भी वो अभिक्रिया क्या होता है, चलता रहता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के साम्यावस्था में क्या होता है, आपका उत्प्रेरक का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और एक इसमें पांचवा दिया है हमारा, यहाँ दिया है अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव। तो यदि हमारा कोई गैसीय अभिक्रिया है, ठीक है, अगर सामान्य अभिक्रिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर गैसीय अभिक्रिया है और गैसीय अभिक्रिया में है ना, अगर हम क्या करते हैं, बाहर से कोई अक्रिय गैस किसको बोलते हैं, हीलियम हो गया, नियान हो गया,
आर्गन हो गया, क्रिप्टान हो गया, जिनान हो गया, 18वें समूह के जितने तत्व होते हैं ना अक्रिय गैस होते हैं। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारा चल रहा है AB क्या चल रहा है हमारा C और D चल रहा है, तो यदि इसमें हम क्या करते हैं कोई अक्रिय गैस क्या कर देते हैं मिला देते हैं, तो अभिक्रिया जो है आपका जो है तीव्र गति से होने चलता है, या अभिक्रिया उस दिशा में क्या हो जाता है आपका चला जाता है जिसमें किया गया प्रयास क्या हो सके कम हो सके। तो इस तरीक़ा से कुछ बातें हैं ली सतेलिया सिद्धांत के जो आप क्या कर सकते हैं। वैसे थ्योरी बहुत बड़ा दिया है, बट आप छोटा करके इसको लिख सकते हैं। तो ली सतेलिया सिद्धांत क्या है वो लिखना है, उनके द्वारा किस किस पर इसका प्रभाव पड़ता है, सांद्रता पर, ताप पर, दाब पर, उत्प्रेरक पर और ये अक्रिय गैस पर, इसको आपको थोड़ा के पॉइंट के रूप में क्या करना है आपको लिखना है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो आज के क्लास फिलहाल यहाँ हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग जो है ली सतेलिया सिद्धांत के क्या देखने वाले हैं अनुप्रयोग देखने वाले हैं।